कुछ समय पूर्व हम परिवार की अवधारणा के बारे में जान रहे थे। आज हम उसी सिलसिले को कायम रखते हुए ये जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि परिवार के अर्थ के बारे में तो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, पर आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि विश्वविद्यालय परीक्षा में अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमें दूसरे विद्यार्थियों से कुछ अलग लिखना होगा, जो कि परीक्षक को देखिए अच्छे नंबर प्राप्त करने का एक बहुत सरल सा नियम ये है कि आप कम शब्दों में अपने परीक्षक को ये आभास दिला सकें कि आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर गूढ़ रूप से आता है। और इसका सार इस रूप में लिया जा सकता है कि आप जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया, अगर वो 20 अंक का प्रश्न है तो उसका बहुत विस्तार से उत्तर दें, परंतु 2 अंक का और 4 अंक के प्रश्न में आप दूसरों से अलग लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। और उसका एक साधारण सा नियम मैंने समाजशास्त्र में बताया था कि मान लीजिए आपसे परिवार की परिभाषा 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और कोई विद्यार्थी एक सामान्य सी परिभाषा लिखता है, और अगर आप 1 या 2 समाजशास्त्रियों द्वारा या मानव शास्त्रियों द्वारा या किसी सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषाओं को अंकित करते हैं तो आपके जो प्राप्तांक हैं वो दूसरे विद्यार्थी की अपेक्षाकृत कहीं अधिक होने की संभावना रहती है। तो मैंने आपको कई परिभाषाएं बताई थी। आज हम बताएंगे R.H. लॉवी, R.H. लॉवी, LOWIE। इन्होंने परिवार के बारे में क्या कहा था। बेसिकली जो लॉवी हैं वो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सामाजिक मानवशास्त्री हैं। उन्होंने आदिवासियों पर रिसर्च की है, आदिवासी जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ट्राइबल कहते हैं, और उनका निष्कर्ष यह है कि केंद्रीय परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रघटना है। जो न्यूक्लियर फैमिली है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल का क्या मतलब है ये मैं आपको पूर्व की कक्षा में बता ही चुकी हूँ। वे परिवार की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि यह बात बेमतलब है, मतलब इस बात का कोई औचित्य नहीं है, इस बात का डिस्कशन का भी कोई औचित्य नहीं है कि वैवाहिक संबंध स्थायी हैं या अस्थायी हैं, पत्नी या बहुपति प्रथा है या यौन संबंध की छूट है या नहीं है, परिवार में नए सदस्यों के आने से जटिलता है, यानी ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटी की हम लगातार बात करते आते हैं वो कहते हैं इनके संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। इन सब तथ्यों के होते हुए भी ये बात सबसे ऊपर है कि हर जगह पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे, जो इनमैच्योर बच्चे हैं, जो परिपक्व नहीं हैं, वो बच्चे परिवार को बनाते हैं। ठीक है, तो लॉवी की दृष्टि में केंद्रीय परिवार सार्वभौमिक होते हैं, इसलिए परिवार जिन कार्यों को करता है वे अपरिहार्य हैं और कोई अन्य समूह इसे नहीं कर सकता। तो लॉवी कहते हैं कि केंद्रीय परिवार उन कार्यों को जो मनुष्य जीवन में बुनियादी हैं अवश्य करते हैं, जैसे यौन संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, प्रजनन कार्य, ठीक है, और उसके अलावा शिक्षा संबंधी कार्य, ये समस्त प्रकार के कार्य हैं। अब परिवार के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जाना। आज हम एक नया बिंदु लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, और वो है परिवार के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन से हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ फैमिली, मेन एलिमेंट्स ऑफ फैमिली। तो ये बात तो हम लगातार दोहरा ही रहे हैं, आप से मैं लगातार ये बात कह रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को पूर्णतः समझ चुके हैं कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सल है, जो सब जगह किसी न किसी रूप में व्याप्त है। ये
परंतु ये बिल्कुल तय है, क्लियर है कि परिवार सब जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं बहुपत्नी परिवार है, कहीं बहुपति परिवार है, कहीं पितृवंशीय परिवार है, कहीं मातृवंशीय परिवार है। और इस भिन्नता के होते हुए बहुसंख्यक परिवार एक पति पत्नी परिवार हैं। और यहाँ परिवार में सामान्य रूप में जो पाए जाने वाले लक्षण हैं वो कौन से हैं? पहला, यौन संबंध। तो मेन एलिमेंट्स ऑफ फैमिली में पहला है सेक्स रिलेशन, यौन संबंध। देखिए आप और हम, आप मतलब आप विद्यार्थी जिनसे मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ मैं जब आपसे बात कह रही हूँ कि हम इतने परिपक्व हो चुके हैं, हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि हमारा मैच्योरिटी लेवल वो होना चाहिए कि हम जो कुछ समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं उसे मजाक ना बनाएं, और जिस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे हम बहुत हल्की दृष्टि से भी चर्चा करने की कोशिश ना करें। परिवार की पृष्ठभूमि पति पत्नी है, और पति पत्नी के मध्य अगर संबंध स्थापित नहीं होंगे तो संतान उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए परिवार का जो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो क्या है? यौन संबंध। सामान्यतः सभी समाजों में, परिवारों में यौन संबंध अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। ये अवश्य है कि कभी कभी पत्नी या पति की मौत के कारण या विवाह विच्छेद होने के कारण यौन संबंध नहीं स्थापित होते, तो ऐसी अवस्था में पिता या माता ही परिवार को बनाते हैं। परंतु इस अपवाद के होते हुए भी जो वैध है संबंध, एक स्त्री और पुरुष के मध्य वैध संबंध तभी स्थापित होते हैं जब भारतीय संदर्भों में, हम भारतीय संदर्भ या वैश्विक संदर्भ में भी इस बात को हम कह सकते हैं कि जब उनका विवाह होता है। अब हम बात करेंगे प्रजनन की। तो परिवार का एक बहुत बड़ा लक्षण क्या है? संतान उत्पत्ति है। दुनिया भर के लोगों की ये मान्यता रही है कि अगर प्रजनन ना किया जाए तो समाज की निरंतरता समाप्त हो जाएगी। हिंदुओं में तो जो अविवाहित पुरुष या स्त्री है उनके संबंध में तो ये तक माना जाता है कि अगर अविवाहित व्यक्ति का मरणोपरांत दाह संस्कार के पहले किसी पेड़ पौधे से विवाह कर देना चाहिए, इस तरह की मान्यता है। देखिए, मान्यता, परंपराएं हर संस्कृति में अलग अलग हैं, है ना। तो लेकिन ये माना जाता है कि समाज में संतान उत्पत्ति को परिवार का उद्देश्य नहीं समझा जाना चाहिए, परंतु है। अब इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं आर्थिक बंधन की, इकोनॉमिक बॉन्ड जिसे कहेंगे, कि परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से नहीं बनते। परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का काम आर्थिक बंधन भी करते हैं। और लेवी स्ट्रॉस ने तो आग्रहपूर्वक कहा है कि आदिम समाजों का जो बुनियादी आधार है वो आर्थिक संबंध ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ये तो आप लोगों को ध्यान है ना, हम परिवार के प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब इसका जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दीर्घकालीन समूह। समाज के जो अनकाउंटेबल, अगणित, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते समूहों में परिवार ऐसा समूह है जो प्राथमिक, निश्चित और दीर्घकालीन होता है। इतिहास के प्रत्येक युग में समाज कैसा भी हो उसमें समूह अवश्य होते हैं, और मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार की सीमा में बंधा रहता है। तो व्यक्ति के जीवन में कई समूह आते हैं, धीरे धीरे करके समूह जाते हैं, लेकिन परिवार एक ऐसा समूह माना जाता है जो कभी भी छोड़ता नहीं है। इसके जो संबंध है वो दीर्घकालीन है। इसके बाद हम विशेषता जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है अपब्रिंगिंग, लालन पालन। क्या है लालन पालन? ये आप भी जानते हैं कि परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कि परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण होता है, उसे शिक्षा दीक्षा दी जाती है और उसे आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करने की स्थिति तक उसकी शिक्षा का, उसके भोजन का समस्त
आवश्यकताओं का प्रबंध परिवार द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिवार के आकार की। क्या है परिवार का आकार? परिवार की बहुत बड़ी विशेषता उसका आकार है। सामान्यतः एक परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त भी बच्चे होते हैं और कभी कभी इन सदस्यों के अतिरिक्त परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं। तो ऐसे परिवारों को विस्तारित एक्सटेंडेड या संयुक्त परिवार कहा जाता है। परिवार का आकार आप जानते हैं कि भारतीय परिवार में संयुक्त परिवार एक समय तो लगभग हर परिवार संयुक्त परिवार ही हुआ करता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात, शहरीकरण के पश्चात, जैसे आप नगरीकरण भी कहते हैं, उसके पश्चात इन स्थितियों में परिवर्तन आया। और जो क्योंकि गांव में रोजगार के साधन कम होने लगे, कृषि योग्य भूमि कम होने लगी, तो ऐसी स्थिति में रोजगार की तलाश में गांव से जब प्रवास करने लगे लोग शहरों की ओर और महानगर तेज़ी से बढ़ने लगे, तो वो स्थिति ये रही कि एकल परिवारों का जन्म हुआ। बच्चों, ये प्रश्न हमेशा अपने मन में आप स्थापित करके रखिएगा कि कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या भारत में संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं। तो अगर समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस संबंध में अपनी राय देना चाहूँ तो मेरा ये मानना है कि संयुक्त परिवार खत्म नहीं हो रहे। संयुक्त परिवार का तात्पर्य है कि जो मैं समझ पाती हूँ कि संयुक्त परिवार आवश्यक नहीं है कि एक छत के नीचे ही लाइफ लॉन्ग सस्टेन करें। आज एकल परिवार हैं, लेकिन एकल परिवार होने के साथ साथ वो अपनी संयुक्तता को छोड़े हुए नहीं हैं। वो आज भी अपनी जड़ों से, अपनी भूमि से जुड़े हुए हैं, अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं, त्यौहार पे मिलते हैं, जो भी ओकेजन्स होती हैं, किसी भी प्रकार का विवाह हो रहा है या बच्चे का जन्म हो रहा है, परिवार के किसी भी सदस्य की कोई भी समस्या है तो सुख दुख में वो सम्मिलित होते हैं। इसलिए अगर हम आउटराइटली ये कहें कि परिवार समाप्त हो रहे हैं तो ऐसा मैं समझती हूँ कि गलत होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं भावनात्मक आधार की, कि परिवार के सदस्यों में आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त भावनात्मक संबंध भी होते हैं। अब अगर हम बात करें आईपी देसाई की, तो आईपी देसाई कौन है? समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं। उन्होंने सौराष्ट्र के महुआ कस्बे का जो अध्ययन किया, उसका जो रिजल्ट निकला, उसका कंक्लूज़न ये था कि परिवार के लोग चाहे कहीं भी रहें, कुछ भी कमाएं, फिर भी वे सब सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और परिवार के ऐतिहासिक और संरचनात्मक पक्ष पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। ऐतिहासिक पक्ष पर लिखने वाले विचारकों का मानना है, जैसे कि मार्क्स हैं, मॉर्गन हैं, एंजल्स हैं, हॉबहाउस हैं। और वहीं संरचना, याद होगा आपको कि मैंने जब परिवार की बात की थी तो मैंने कहा था कि मुख्यतः हम दो आधार बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा ऐतिहासिक पक्ष। तो जब संरचनात्मक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को हम उठाते हैं तो वहाँ हम ऑगबर्न को देखते हैं, डेविस को देखते हैं। और अगर हम भारतीय परिवारों में संरचनात्मक और परिवर्तनशील प्रकृति के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें के.एम. कापड़िया, आई.पी. देसाई, एम.एन. श्रीनिवासन, ये नाम हम प्रमुखता लेते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब कल की कक्षा में हम जानेंगे परिवार की संरचना और उनकी विशेषताओं के बारे में। लेकिन मैं पुनः, क्योंकि हम कल की कक्षा में एक पड़ाव और ऊपर चढ़ेंगे, इसलिए पुनः दोहराती हूँ कि परिवार के मुख्यतः हम दो पक्षों की चर्चा करने, संरचनात्मक और संस्थागत। पहली चीज़ हमने ये भी अभी तक समझा कि परिवार की एक परिभाषा देना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि दुनिया भर में परिवार का कोई एक अर्थ लिया नहीं जाता है। हर जगह
परिवार के अलग अलग अर्थ हैं। ऐसे समाज हैं जहाँ एक पति पत्नी का परिवार ही पाया जाता है, तो कुछ समाजों में बहुपत्नी परिवार होते हैं और कुछ समाजों में बहुपति परिवार होते हैं। हमने ये भी समझा था कि संरचना की दृष्टि से केंद्रीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली भी होते हैं। भारत या जापान जैसे देशों में अधिकतर संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमने बात की थी बहुत सारे समाजशास्त्रियों की परिभाषा के संबंध में, हमने चर्चाएं की थी जो उन्होंने परिवार के संबंध में दी थी। लेकिन हमने आरंभ किया था जॉर्ज पीटर मुरडॉक के द्वारा दी गई परिभाषा से, कि उन्होंने कहा था कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री, जिनमें कम से कम 2 के बीच समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं। आज हमने बहुत विस्तार से जाना कि परिवार के मुख्य तत्व कौन से हैं। हम फिर दोहराते हैं, परिवार के मुख्य तत्वों में हम जब बात करते हैं तो पहला है यौन संबंध, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है आर्थिक बंधन। आर्थिक बंधन से तात्पर्य क्या हुआ कि परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा करें। आर्थिक दायित्व, आर्थिक जिम्मेदारी परिवार की ही होती है। अब आर्थिक जिम्मेदारी का तात्पर्य तो आप भली भांति समझते हैं कि आज आप अपने परिवार में रह रहे हैं और आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, तो ये दायित्व आपके अभिभावकों का होता है कि वो आपके जो फीस है आपके महाविद्यालय की या विद्यालय की, उसकी पूर्ति वही करें, उसको वो जमा कराएं। ये परिवार से अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति की हम बात करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि ये दीर्घकालीन समूह भी है, कि समाज में ये एक लंबे समय तक चलने वाली, जैसे देखिए कुछ समाजशास्त्री इसे समूह भी कहते हैं, पर मूलतः ये जितना मैं समझ पाई हूँ ये एक संस्था है। लेकिन जब हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो उसे समूह के आधार पर वो देखते हैं समाजशास्त्री, और वो कहते हैं कि ये एक दीर्घकालीन समूह है। समूह क्या होता है इसके बारे में हम आपके सिलेबस में है, डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे। और हमने ये भी जाना कि परिवार का, और ये बात आप लोग भी जानते हैं कि परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व क्या है। जो भी परिवार में सदस्य हैं और जो अपरिपक्व हैं, जो इनमैच्योर हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं नहीं निभा पाते, उनका लालन पालन भी करना होता है। फिर उसके बाद हम परिवार के आकार की भी बात करते हैं कि कहीं भारत कि परिवार की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त परिवार की हम भारत में बात कर रहे हैं। हमने भावनात्मक आधार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो परिवार का है, कि परिवार के सदस्यों में आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त भावनात्मक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और IP देसाई ने तो सौराष्ट्र के महुआ कस्बे का जो अध्ययन किया था उन्होंने ये कहा कि परिवार के सदस्य कहीं पर भी जाके कमाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनका जो भावनात्मक संबंध है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो आशा करती हूँ कि परिवार के प्रथम पड़ाव को जो हमने पिछली कुछ कक्षाओं में जाना उसे आपने समझा होगा। कल की कक्षा में हम परिवार के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, उसके बाद हम विवाह के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम थोड़ा बहुत संयुक्त परिवार के भी बारे में जानेंगे कि संयुक्त परिवार की संरचना क्या है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। हम केंद्रीय परिवार की संरचना के भी बारे में जानेंगे। तो ऐसा करते हैं, कल हम परिवार की संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे परिवार की जो संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो कल हम परिवार की संरचना के बारे में बात करेंगे, क्या होती है परिवार की संरचना,
और केंद्रीय परिवार की संरचना क्या होती है, विस्तारित परिवार की संरचनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आज जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा की तरह से इस बात को दोहराती हूँ कि अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी क्वेरीज़ को डाल दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हर स्थिति में आपकी समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा करूँगी। आज के लिए इतना ही बहुत, इस आशा के साथ कि आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम दोबारा मिलेंगे। विषय वही है परिवार, लेकिन उसके नए संदर्भों को जानने की चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।